गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस कहा जा रहा है जेईई मेंस 2025 का। आज जो मॉर्निंग में क्वेश्चंस आए उसको, ठीक है। अब इससे तुमको फायदा ये मिलेगा कि जिन बच्चों का अब कल या परसों पेपर जब भी है, तो इन जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर के हैं और उस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो तुम लोगों को करना क्या है, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को आइडेंटिफाई करके उस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। एकदम 100% वही क्वेश्चन आए या फिर उसी टॉपिक से आए ऐसा जरूरी नहीं है, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन थोड़ा सा तुमको आइडिया मिल जाएगा कि इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम पहला क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पी एंड सी का है, जिसका चैप्टर क्या है, पी एंड सी चैप्टर का है ये। और ये क्या है, ए 5 letters word is to be made using any distinct 5 letters such that middle term is m and letters should be in increasing order। ध्यान से देखना, पहला बात तो तुम्हें 5 लेटर्स का बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया। एक बात इसमें पता क्या है, कभी भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं पीएनसी में तो उसमें हमें एक वर्ड दिया जाता है कि ये वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर्स यूज हुए इनका यूज करके तुम हमको आंसर बताओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया गया, बस बोला गया है कि 5 लेटर्स वर्ड बनाना है। यानी अब तुम्हें वो पूरे 26 अल्फाबेट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी वहां पे टोटल तुम्हारे पास कितने होते हैं, 26। कहानी क्या है कि सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कुछ रिपीट नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है, 5 लेटर का होना चाहिए और मिडिल में एम आना चाहिए। लेटर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नंबर तो है नहीं यहाँ कि 1 बड़ा है फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसा नहीं। जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना ए बी सी डी ई एफ, तो पहले ए पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर ए आया है तो पहले ए ही आना चाहिए। ए बी सी डी ऐसे वैसे ही तुम्हें दिखना चाहिए। लेटर्स का जो ऑर्डर है वो ऐसा ही होना चाहिए, जो पहले आएगा वो पहले लिखा होना चाहिए, जो बाद में आता है वो बाद में लिखा होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो m को तो मिडिल में ही रखना है, इसके पास हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। m को मुझे यहीं पे फिक्स करना पड़ेगा, तो ये तो एक ही तरीके से हो सकता है ना। और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास m को कहीं और फिक्स करने का। दूसरा, अब हम बात करते हैं इन पे। अब ध्यान से देखना, m है मिडिल में, तो जो पीछे आएंगे वो जो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे हम लोग पढ़ते हैं, तो जो इसके पीछे आएंगे वो m से पहले लेटर्स जितने भी होंगे उन्हीं में से कोई 2 आ सकते हैं। क्योंकि अगर m को क्रॉस करके तुम इधर ले आए तो इसका मतलब जो m के बाद लेटर्स आने वाले हैं वो m के पीछे आ जाएंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है, m से पहले जितने भी लेटर्स हैं उसमें से कोई 2 ले लो और उनको जो पहले आता है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो। तो m के पहले क्या हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स होंगे जो m के पीछे होंगे, ठीक है। टोटल 12 लेटर्स होंगे जो m के पीछे होंगे। तो हमने क्या किया, उनमें से 2 लेटर्स उठा लिए, कोई भी 2 हो सकते हैं। मान लो हमने डी और एफ उठा लिया होगा, तो यहां पहले हम डी रखेंगे फिर एफ रखेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। यानी रखने का तरीका क्या होगा बेटा, एक ही होगा। अब m के बाद पक्का 13 आएंगे, क्योंकि 12 और प्लस 1 13 हो गए, बचे कितने, 13, टोटल 26 है। तो अब वो 13 में से जितने अपन को जरूरत कितने का है, 2 का, फिर से 2 उठा लिए। रखने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि उसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है। तो फाइनल अपना आंसर आ जाएगा 12c2 इंटू 13c2, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें फिलहाल कोई टॉपिक नहीं है, हाँ बस ये जान सकते हो कि वर्ड्स प्रॉब्लम को तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम में तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पीएनसी के जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे दो, आधे घंटे 1 घंटे, बस, ज्यादा नहीं। पूरा इसी पे डिपेंड मत हो जाना कि वर्ड्स प्रॉब्लम ही अपन को करना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये है बायनोमियल क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या दिक्कत है, इन्होंने बोला था कि सिलेबस में ये जो ये वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, ये नहीं आएंगी, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सीरीज समेशन ये सब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे पूछ लिया गया है, अब कोई भरोसा नहीं है कहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अगर तो छोटा मोटा टॉपिक कोई डिलीटेड है तो उसको भी कवर कर ही लो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, 2 मिनट का बात है। चलो
अब इसको सॉल्व करते हैं। विद्यार्थी देखो ध्यान से, कभी भी अगर तुम्हें ये समेशन मिलेगा तो एनसीआर केवल होना चाहिए, उसके बगल में कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो भी वेरिएबल वाला, है ना। एनसीआर होना चाहिए। ये भी ये कोएफिशिएंट है लेकिन वेरिएबल है, देखो इसमें भी आर है, तो ये सॉल्व नहीं होता है, ठीक। क्योंकि हमको पता है जो भी हम कोएफिशिएंट का आंसर निकालते हैं ना, वो हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कन्वर्ट हो जाए। तो आर की वैल्यू 0 से कहां तक ले जाते हैं, एन, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आता है 2 की पावर एन, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं, और यहाँ पे देखो क्या है, केवल एनसीआर है, तो इसमें भी हम यही कोशिश करेंगे कि क्या आ जाए, एनसीआर आ जाए, लेकिन ये एनसीआर है नहीं, इसको अपन को गायब करना है। इसको तुम दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका ये है कि भैया इसको तुम क्या करो, एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, तो हो सकता है कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, फिर एक नया एनसीआर बन जाएगा, और फिर उसको तुम उसके साथ यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा सोचने वाले हो, तो तुमको एक फॉर्मूला याद होगा कि एनसीआर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, है ना, यानी एन अपॉन आर कर दिया और एक एक कम कर दिया। तो अगर तुम ऐसे लिख सकते हो तो तुम इधर से भी तो आ सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है 11c 2r+1। हमने क्या किया, पहले से यहां पे 2r+2 तो था ही, हमने क्या किया, बस 11 से एक ज्यादा क्या होता, 12, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया। तो अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये लिखा हुआ n अपॉन आर, यानी इससे एक कम 12 और इससे एक कम ये, और ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, एक एक जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो सकती है 11+1 कितना, 12, और 2r+2। क्या विद्यार्थी लोग को समझ में आया, और यहाँ पे 1/12 इतना लिख सकते हो क्या, यानी इसके जगह पे तुम ये लिख दो, तो ये तो अब कांस्टेंट आ गया, ये बाहर चला जाएगा, अब सिर्फ एक सीआर अपने पास बच गया, सॉल्व हो सकता है। अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, यहां पे हमने क्या रख दिया, 1/12 12c 2r+2, ठीक है। 1/12 को बाहर कर लेते हैं, आर की वैल्यू 0 है, यहां पे रख दे रहे हैं ना, आंसर इसको रख दे रहे हैं ना, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखने रख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, 1/12, अब यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रख दो, आर की वैल्यू 0 रख दो तो कितना आ जाएगा, 12c2 प्लस आर की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 12c4, फिर आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2, 1 रखा ना, हाँ 2 रख दो, 2 + 2 4 और +2 6, 12c6, ऐसे करके इसको हटा देते हैं, ये तो तुम लोग समझ ही गए हो, 12c6 प्लस, और यहां पे आर की वैल्यू क्या रख देंगे, आप 3 रख चुके ना, 2, हाँ 3 रख दो, 6 8 हो जाएगा, और फिर यहां पे 4 रख दो, 4 रखोगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 5 रखोगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12c12 यहां तक आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका भी कोई डायरेक्ट फार्मूला तुमको नहीं पता है, ठीक, इसका भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है। इसमें तुम्हें देखो गायब है, 12c0 गायब है, 12c2 12c4 12c6 12c8 12c10 12c12। अब इसमें तुम्हें एक फार्मूला ये भी पता होना चाहिए कि इवन वाले जो होते हैं और जो ऑड वाले होते हैं, ये बेटा बाइनोमियल में तुमने पढ़ा होगा, अगर इतना भी नहीं पता है तो तुमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है फिर, है ना, क्यों फालतू में इतना परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, 2 की पावर n-1, ठीक है। जितने इवन वाले होते हैं, अगर टोटल दोनों का सम करोगे तो 2 की पावर n आएगा, अगर केवल इवन वालों का सम करोगे या केवल ऑड वालों को सम करोगे तो आंसर आएगा 2 की पावर n-1। अगर ये नहीं पता है तो तुम्हें जेईई पेपर देना नहीं है फिर, ठीक है, आराम से घर में एंजॉय करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या इवन वाले तो है, टोटल 12 तक ही गया है, लेकिन जीरो वाला गायब है। तो इसमें एक काम करो, यहाँ पे तुम 12c0 ऐड करो और 12c0 सब्ट्रैक्ट कर दो। 12c0 हमने ऐड कर दिया और 12c0 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 12-1, बाहर 1/12 बाहर है, कॉमन है, और यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब इसको सिंप्लीफाई करने ना,
जो आंसर आना होगा आ जाएगा। ठीक, मेरा जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि आंसर निकालना, हमारा मेन मकसद ये है तुमको चीजों को समझाना। और ये मैंने देखा था कि बोला गया था कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आ गया। ठीक है, चल अब नेक्स्ट बढ़ते आगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपने। क्या बात है, ये है इफ e की पावर 5 टाइम्स ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x की पावर 8, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल। अरे बाप रे, प्रोडक्ट पूछा गया है। इसका मतलब पता है क्या है, इसको तुम ग्राफ से नहीं कर सकते हो। अगर ये पूछा जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो हम 99% इसको ग्राफ से ही स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया है। इसका मतलब तुम्हें रूट्स निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या विद्यार्थी? तो अब सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको रूट्स निकालने के लिए। अच्छा, रूट्स निकालने के लिए हमको पता है कि दोनों तरफ बराबर चीजें लिखी होनी चाहिए। इधर एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है और इधर अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। तो पहले दिमाग लगा के इसको क्या करो, बराबर करने की कोशिश करो। इसको तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, इसको तुम लेकिन कर सकते हो। किसी भी चीज को तुम e की पावर में लिख सकते हो, क्योंकि उसके पास एक अपना जाना पहचाना दोस्त होता है जिसको बोलते हैं ln x। ध्यान रखना यहाँ पे ये ln x का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, और प्लस 3 इसको हमने लिख दिया e की पावर ln समझ गए होगे। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 8 ही आ जाएगा। और अगर ये तुमको नहीं आता है तो फिर से मैं बोलूंगा तुम्हें जेईई मेंस देने की जरूरत नहीं है। चलो, अब ये दोनों चीज हो सकती हैं बराबर। बराबर कैसे, ये e है ये भी e है, तो पावर बराबर कर दो। तो 5 टाइम्स ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये 8 बाहर लेके आओगे तो ये 8 ln x हो सकता है। ठीक है, अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगा अगर तुम ln x को कुछ मान लो। हमने मान लिया है भगवान, सॉरी t मान लिया, t t t, तो यहां पे आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8t। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 3 15, और प्लस करो तो अच्छा यही दोनों फैक्टर ही है हमें लग रहा। तो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना फैक्टराइज सही हो रहा है ना। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, सही तो है। अब यहां से हमने क्या किया, 5t कॉमन ले लिया, यहां से 5t कॉमन लिया तो यहां बचेगा t, यहां पे आएगा -1, और यहां पे था -3 कॉमन लिया तो यहां पे आएगा t -1 बराबर 0। तो एक बराबर आएगा t की वैल्यू 1 और एक आएगा t की वैल्यू 3/5। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 इंटू 3/5, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3/5। गलत है, क्या है ये, गलत है। कैसे, क्योंकि टी का जन्म क्वेश्चन में नहीं हुआ था, टी का जन्म तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम्हारे वजह से मतलब तुमने माना है, ठीक है, टी तुमने माना है। हमको तो चाहिए था एक्स में आंसर और उसको प्रोडक्ट करना था। तो अब एक काम करो, जो ये आंसर्स आए हैं, जो तुमने जिसको जो माना है उसके हिसाब से लिख लो। टी की वैल्यू 1 आया है और टी क्या था, टी था ln x, तो ln x की वैल्यू 1 आया है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी e। दूसरा t की वैल्यू आया है 3/5 और t कितना था ln x इज इक्वल टू 3/5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर 3/5। ठीक है, अब इनको जोड़ देना, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आ जाएगा x, प्रोडक्ट आ जाएगा e की पावर 3/5 इंटू e की पावर 1। इनको जोड़ोगे तो आएगा e की पावर 8/5। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है कहीं आंसर वांसर गड़बड़ हो गया हो या कहीं फैक्टराइजेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया हो, इसलिए आंसर अजीब सा आ रहा हो सकता है। आंसर भी यही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर भी सही होगा। ठीक है बच्चा, हमारा मकसद ये नहीं है कि आंसर मैच कराना है, हमारा मकसद ये है कि हम प्रोसेस तुमको सिखाना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे करके चला जाए। अब फिर से इसमें एक बात बोलना चाहेंगे, अगर इस टाइप का कभी बहुत अजीब सा इक्वेशन इधर हो और इधर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हम जनरली ग्राफ से ही करते हैं।
अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता तो उसको हम ग्राफ से ही स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें अलग अलग ग्राफ, अलग अलग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए होगे बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास आज पिटारे में? वाह मजा आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये तो बड़ा अजीब सा है यार, कई बार सॉल्व करना पड़ेगा क्या? चलो एक सॉल्व करते हैं पहले, इसको निकालते हैं ना। I1 इज इक्वल टू 0 से π/4 7 टाइम्स tan 8x प्लस 7 टाइम्स tan की पावर 6x माइनस 3 टाइम्स tan की पावर 4x माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसको तुम्हें क्या करना है? इंटीग्रेट करना। बड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है यार। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, या इसी में इसको बना ले क्या? चलो देखते हैं। इसमें कोई एक्सपोनेंशियल या कोई फिर बाइनोमियल का एक्सपेंशन तो नहीं लिखा हुआ है। अच्छा 7 7 है ना, पहले तो कॉमन ले लो बच्चा, कुछ नहीं करना। अब पहले से यहां से 7 10 की पावर 6 कॉमन ले लो। अब यहां पे आ जाएगा 7 10 की पावर 6 यानी tan स्क्वायर x, और यहां पे आ जाएगा +1। अरे खत्म हो गया तो चुक जाएगा, और ये है 0 से π/4 माइनस यहां से -3 tan स्क्वायर x कॉमन ले लो, ठीक है। हाँ इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा tan स्क्वायर x और यहां पे आ जाएगा +1 इंटू dx। चलो अब दोनों से tan स्क्वायर x, अच्छा इसको sec स्क्वायर x रख देते हैं और दोनों से वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बन जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x, इसको अबे यार ये तो स्लाइड, अरे और शिट, चलो चलो रुक गया, ये तो ऊपर भी नहीं जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको हम हटा देंगे थोड़ी देर। यहाँ पे आ गया tan ये, और ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 टाइम्स tan 6x माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से π/4। अरे यार अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, tan x को t मान लो, ये sec स्क्वायर dx dt बन जाएगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, tan x को t मान लिया। tan x को t माना तो sec स्क्वायर dx dt बन जाएगी, तुमको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो तुम्हें जेई मेंस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 से π/4, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू टी की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है बेटा। अब तुमने t माना है तो लिमिट भी हम चेंज कर दे रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/4 रखोगे तो t की वैल्यू 1, तो हमने लिमिट यहाँ पे हटा दिया है 1। अब हमें बाद में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आ जाएगा। चलो इसको इंटीग्रेट करोगे आएगा t की पावर 7 अपॉन 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा। हमें लिमिट रखना 0 से 1, 1 माइनस 1, अरे बाप रे 0 0 0 हो जाएगी तो 0, अरे यार भैया ये तो वैल्यू 0 है, ठीक है। ये क्या है? 0 है। अब इसको हटाते हैं हम, यानी I1 की वैल्यू तो 0 आ गया। तो एक बात तो हमको कंफर्म है कि भैया ये तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, यानी सिर्फ हमें 12 टाइम I2 की वैल्यू चाहिए। अब अच्छा तुम कर लेना इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। सेकंड मतलब हमको नहीं पता तुम क्या करते हो, हम इसको इसलिए मान रहे हैं कि ये हमें इंटीग्रेट करना है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ये रूल तुमने सीखा होगा डेफिनेट में, कभी भी x आता है और बगल में कोई ऐसा फंक्शन हो जो डिफरेंशिएशन से खत्म हो जा रहा हो तो उसको हम डिफरेंशिएट ही करते हैं। तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। आगे चेक करना आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद यही बनेगा एक और, तो इसकी वैल्यू तो 0 है ही है। I2 कैलकुलेट कर लेना। इतना तो तुमको आता ही होगा यार, इतना हम सिखाने तुमको आए भी नहीं यहाँ। अरे मोरी मैया खत्म हो गया क्या? 2-3 क्वेश्चन और थे यार, हमें लग रहा पीपीटी में सेव नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, बाकी के 4 जो भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे अभी हम उसको अपलोड कर देंगे शाम तक, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अच्छे से रिवीजन करो,
फॉर्मूले तो जरूरी है ही है, लेकिन फॉर्मूले अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हो ये भी जरूरी है। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, टॉपिक कवर करते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।